Welcome students. The topic of our lecture is blast disease of paddy. धान का सहसामारी रोग या झोंका रोग। यह रोग एक विश्वव्यापी रोग है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो ह्यूमिड एरियाज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पर यह रोग काफ़ी जो है व्यापक रूप से फैलता है। सीरियसली जो है ये रोग होता है और इस रोग में लीफ के अलावा जो कलम होती है, जो इसका स्टेम होता है, वो भी जो है डैमेज होता है। और अगर इसमें लीफ इन्फेक्शन सीवियर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें जो है पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, यानी जो पोस्ट ट्रांसप्लांटिंग स्टेज है, रोपण के बाद की जो अवस्था होती है, अगर उसमें सीवियर लीफ इन्फेक्शन हो जाए तो सारी पत्तियां जो है वो जड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और इसमें जो नेक इन्फेक्शन होती है, जो ग्रीवा संक्रमण होता है इस रोग में, उसके कारण जो है ईयर हेड्स है वो पूरी तरह से फिल्ड नहीं हो पाती है और इस रोग को नेक रोट डिजीज, ग्रीवा विगलन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं, रोग के लक्षण देखते हैं। ये हमें इस तरह से ये प्लांट पार्ट्स जो है इन्फेक्टेड है, संक्रमित हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और इसमें देखिए ये लीफ नज़र आ रही है और इस लीफ पर जो है स्पॉट है, जो स्पिंडल शेप्ड नाव के आकार के स्पॉट नज़र आ रहे हैं। और ये जो है संक्रमित पुष्पक्रम, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है। और इसमें देखिए ये जो नेक है इसकी पेनिकल की, उस नेक के जो टिश्यूज़ सारे डैमेज हो चुके हैं और ब्लैक हो चुके हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि ये टूट करके और नीचे की ओर लटक जाती है और इस कारण से इस रोग को नेक रोट डिजीज़ कहा जाता है। तो हम इसको जो है सिम्टम्स देखते हैं कि इस रोग में जो है पौधे के समस्त एरियल पार्ट या वायवीय भाग जो है वो प्रभावित होते हैं और ख़ास तौर से जो है इसमें नेक पेनिकल और लीव्स, पत्तियां और नेक पेनिकल जो है, पेनिकल की जो नेक होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है। और जो प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं? इन स्पिंडल सेप्ट लेसियंस ऑन लीव्स, पत्तियों के ऊपर जो हमें इस तरह से स्पिंडल की तरह कुछ स्पॉट नज़र आते हैं और ये स्पॉट आधे सेंटीमीटर से लेकर के और कई सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और हम इस स्पॉट की पेरीफेरी को देखें, इसके बाहरी सिरे को देखें, इस तरह से बाहरी भाग को देखें तो ये रेड और ब्राउन कलर के, भूरे और लाल रंग के होते हैं। और इसका जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर है वो सेंटर जो है वाइट ग्रेस या एस कलर या राख के रंग का हमें नज़र आता है। इसमें जो है सीडलिंग की प्लांटेशन के बाद, यानी पौध के रोपण के बाद जो रोग के लक्षण होते हैं कि जो सीडलिंग है, जो पौध है, उसका रोपण कर दिया जाए। रोपण करने के बाद जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज एपियर्स ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के जो है कई भागों में हमें दिखाई देता है। और इसमें जो पौधों में जो सीडलिंग स्टेज है, उस पौध में अगर इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए, अर्ली सीडलिंग इन्फेक्शन की स्टेज में, तो क्या होता है कि खेतों में जो है ये फसल झुलसी हुई प्रतीत होती है। इसी कारण इसको धान का सहसामारी रोग या फिर झुलसा रोग भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पॉट नज़र आते हैं किस पर? लीफ सीथ पर। लीफ पर तो नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो लीफ सीथ पर रैकिस नोड्स पर, जिसे कल्म जॉइंट्स कहते हैं और ग्लूम्स कहते हैं, रैकिस नोड, कल्म जॉइंट्स एंड ग्लूम्स, जो ग्लूम्स होते हैं उस पर भी इसी तरह के समान प्रकार के जो है स्पॉट या धब्बे हमें नज़र आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरिंग स्टेज में जैसे ही इसके अंदर बाली जो है बाहर की ओर निकलेगी, यानी पौधे से जो है बाली बाहर निकलेगी, तो उस पेनिकल में या नेक में क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा। किसका? पैथोजन का। कि एट द फ्लावर इमर्स्ड द पैथोजन अटैक्स द पेडंकल एंड डिजीज्ड पार्ट ऑफ नेक में श्रिंक एंड टर्न ब्लैक इन कलर। कि जैसे ही पुष्प गुच्छ बाहर की ओर निकलेगा उस वक्त पैथोजन का अटैक इसकी नेक पर हो जाएगा और नेक में अटैक होने की वजह से क्या, नेक के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे और वो पार्ट जो है टूट करके और बाली जो है नीचे की ओर लटक जाती है। और ये स्टेज कहलाती है रोटन नेक, नेक रोट, नेक ब्लास्ट और पेनिकल ब्लास्ट। पेनिकल ब्लास्ट के नाम से भी ये रोग जाना जाता है। और इस रोग में अगर
नेक इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में हो तो उसमें जो है दाने नहीं बनेंगे और बाली जो है वो सीधी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। लेकिन जो बाद की अवस्था में अगर उसकी नेक में इन्फेक्शन हो पेनिकल की, तब क्या है कि उसमें कुछ दाने बनेंगे, लेकिन वो जो बाली जो है वो उस नेक इन्फेक्शन की वजह से, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन की वजह से उसके टिश्यूज डैमेज हो जाएंगी और वो जो है टूट करके या फिर नीचे की ओर लटक जाएगी कमज़ोर होकर के। तो इस तरह से जो है कि इसमें नेक इन्फेक्शन किस स्टेज में हो रहा है, अर्ली स्टेज में हो रहा है या बाद की स्टेज में हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें दाने बनेंगे या नहीं बनेंगे। और इसके अलावा अगर पेनिकल में सीवियर इन्फेक्शन है, इसमें पेनिकल में पुष्पगुच्छ में अगर सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा संक्रमण है, तो फिर जो है ग्लूम्स के ऊपर भी जो है छोटे और भूरे से काले रंग के स्पॉट हमें नज़र आते हैं। तो इस रोग के ये मुख्य लक्षण हुए कि मोटे तौर पर जो है इसमें लक्षण जो है लीफ पर दिखाई देते हैं और इसकी पेनिकल की नेक पर दिखाई देते हैं। और जो लीफ पर सिम्टम्स नज़र आते हैं वो स्पिंडल सेप्ट जो है नाव के आकार के नज़र आते हैं। और ये जो फिर जो है इसमें नेक जो है वो इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और वो जो ईयर हेड होता है, जो पेडंकल होता है, उसकी नेक जो है कमज़ोर हो जाती है और बाली जो है नीचे की ओर लटक जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण हुए। अब हम देखते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका वो है पायरिकुलेरिया ग्रीजिया, और इस पैथोजन को पहले जो है पायरिकुलेरिया ओराइजी के नाम से जानते थे या फिर स्क्लेरोशिया ओराइजी और ट्राइकोथीशियम ग्रीजियम, कई नामों से इसको जो पहले जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में जो इसको पायरिकुलेरिया ग्रीजिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, फॉर्म ऑर्डर मोनिलियस, फॉर्म फैमिली डिमेसिएसी एंड पैथोजन पायरिकुलेरिया ग्रीजिया। अब हम जानते हैं कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज फॉर्म क्लास जो है उसका माइसिलियम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, सेपरेट होगा और मल्टी न्यूक्लिएट, सुविकसित, शाखित, पटयुक्त और बहुकेंद्रकीय, हाइलिन टू ओलिवेशियस माइसिलियम इन पायरिकुलेरिया ओराइजी। और जो कोनिलिफोर बनेंगे 2 to 4 सेप्टेट, सिंगल और इन फेसिकुल्स, सिंगल और इन फेसिकल्स, इमर्जिंग थ्रू स्टोमेटा, कि स्टोमेटा जो है होस्ट एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा है उस स्टोमेटा से या फिर अकेले या फिर गुच्छों के रूप में ये कोनिडियोफोर निकलते हैं। और ये जो कोनिडियोफोर होते हैं वो अपने आधार पर बेस पर स्वोलन या फूले हुए और जो टिप की ओर जो है वो टैपर्ड होते हैं। और इस कोनिडियोफोर के ऊपर सिम्पोडियली जो है कोनिडिया बनते हैं और ये जो कोनिडिया है वो कैसे होंगे, पायरिफॉर्म टू ऑब्क्लोवेट कंडीशन, ये कोनिडिया और ये पायरिफॉर्म कोनिडिया। और ये जो है इसकी शेप जो है कैसी है, पायरिफॉर्म टू ऑब्क्लोवेट, और इसके अंदर 2 सेपरेट कंडीशन, 2 सेप्टा इसके अंदर है और इस वजह से हमें ये 3 सेल्ड नज़र आ रहा है। और ये जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट होगा, जर्म ट्यूब बनाएगा और आगे चल करके एप्रीसोरियम का निर्माण करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो है एप्रीसोरियम बन रही है और ये एप्रीसोरियम जो है आगे चल करके और कन्फर्म इन्फेक्शन करती है होस्ट के अंदर। उसके बाद हम डिजीज साइकिल को, रोग चक्र को देखते हैं। ये डिजीज़ जो है टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन, उसमें क्या होता है कि राइस स्ट्रो रेजिड्यू के रूप में, सीड के रूप में या फिर वीड होस्ट उसके रूप में जो है ये प्राइमरी इनोकुलम सोर्स जो है रहता है। जो प्राथमिक निवेश द्रव्य उसका मुख्य स्रोत जो है टेम्परेट रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में वो क्या होता है, राइस स्ट्रो रेजिड्यू, सीड एंड वीड होस्ट। और यहाँ पर जो है पैथोजन माइसिलियम के रूप में और कोनिडिया के रूप में ओवरविंटरिंग करता है। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये जो जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ पर कोनिडिया पूरे इस वर्ष भर यानी 12 महीने, साल के 12 महीने जो है ये बनते रहते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन का के सोर्स के रूप में ये कार्य करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि एक सीज़न से अगली सीज़न तक जो है इसमें होस्ट प्लांट्स पर, जो हेल्दी प्लांट्स है, होस्ट हेल्दी प्लांट्स है, इस पर इन्फेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा जो पैथोजन है
वो कल्टिवेटेड और वाइल्ड होस्ट के ऊपर भी सर्वाइव करता है। और इस कल्टिवेटेड और वाइल्ड होस्ट के अलावा कई ग्रासेस भी होती है जो कि कोलैटरल होस्ट समपार्श्विक परपोषी के रूप में कार्य करती है, और उन ग्रासेस पर भी यह पैथोजन रिपोर्ट किया गया है, यहाँ पर भी वो सर्वाइव करता है। और ये ग्रासेस कौन कौन सी हैं? पेनिकम रिपेंस, डिजिटेरिया मार्जिनेटा, लेरेशिया हेक्सेंड्रा, डाइनेब्रा रेट्रोफ्लेक्सा, ये कुछ ग्रासेस हैं जो कोलैटरल होस्ट के रूप में काम करती है और यहाँ पर पैथोजन सर्वाइव करता है। अब जो मैच्योर कोनिडिया है वो कोनिडिया विंड डिसेमिनेट वायु द्वारा जो है यहाँ से उड़ते हैं और उसके बाद में लीफ पर गिर करके और जो है उस होस्ट पर जो एपिडर्मिस पर थिन वाटर फिल्म होती है उसकी प्रेजेंस में जो है जर्मिनेट होते हैं और जर्म ट्यूब बनाते हैं, और जर्म ट्यूब जो है आगे चल करके और एप्रीसोरियम का डेवलपमेंट या एप्रीसोरिया बनाती है। तो क्या हुआ कि कोनिडिया जर्मिनेट हुआ, जर्म ट्यूब बनाई, जर्म ट्यूब जो है एप्रीसोरियम बनाती है, एप्रीसोरियम जो है आगे चल करके इन्फेक्शन पैक बनाती है, संक्रमण जो है तंतु बनाती है, और ये इन्फेक्शन पैक जो है क्यूटिकल को पेनिट्रेट करती है, एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करती है, या फिर जो होस्ट स्टोमेटा जो है उसमें डायरेक्ट एंटर करती है। और ये कोनिडिया जो बनते हैं सामान्यतः जो है रात्रि में बनते हैं, नाइट में बनते हैं। तो ये कुछ जो है इन्फॉर्मेशन डिजीज साइकिल के बारे में कि डिजीज साइकिल जो है किसके द्वारा होता है, टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में, और इसके कोलैटरल होस्ट कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल कि इस रोग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी, फील्ड सैनिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलैटरल होस्ट एंड अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिजीज़। इस डिजीज़ को रिड्यूस करने में जो है इन कल्चरल प्रैक्टिसेस का कि फील्ड सैनिटेशन, खेत में जितने भी रेजिड्यू पड़े हैं प्राइमरी इनोकुलम सोर्स के रूप में उसको हटा दें। इसके अलावा जो कोलैटरल होस्ट हैं, जो ग्रासेज हैं जिस पर ये पैथोजन सर्वाइव करते हैं, उसको नष्ट कर दें, तो हम जो है काफ़ी हद तक इस डिजीज़ को कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि सीडलिंग रेज्ड इन अपलैंड नर्सरीज आर मोर, कि जो नर्सरी स्टेज में जो सीडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, संवेदनशील होते हैं। किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? इन्फेक्शन के प्रति। और वो उसमें क्या होता है कि उस स्टेज में यहाँ पर सोल्यूबल नाइट्रोजन, एमिनो एसिड और एमीन्स, ये जो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो कंटेंट जो है डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए अनुकूल होते हैं, यानी अगर ये कंटेंट होंगे तो वो डिजीज़ डेवलपमेंट को फेवर करेंगे। और अब हम दो बात देखते हैं कि जो फिनोलिक कंपाउंड जो है वो डिजीज़ को रेजिस्ट करते हैं, और जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो होस्ट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि हमें किस जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसको डिजीज़ रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर सकें। और उसके बाद हम देखते हैं कि डिजीज़ कंट्रोल में कि सोविंग डेट, जो बुवाई का समय है, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, और एडजस्ट करके हम उसको जो है डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट करें, सीड ट्रीटमेंट करें, केमिकल ट्रीटमेंट करें। तो केमिकल ट्रीटमेंट जो ऑर्गेनोमर्क्यूरियस कंपाउंड्स जैसे एग्रोसोन जीएन है, उसके द्वारा अगर हम सीड ट्रीटमेंट करें तो वो काफ़ी प्रभावी रहता है और डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फंजीसाइड्स हैं, उस फंजीसाइड्स को हम स्प्रे के द्वारा या डस्ट के द्वारा जो है, यानी डायरेक्ट केमिकल कंट्रोल इस फंजीसाइड्स के द्वारा हम करते हैं। और ये फंजीसाइड्स बोर्डेक्स मिक्सचर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स आदि कई तरह के होते हैं, और इसके जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है रासायनिक नियंत्रण या डायरेक्ट केमिकल कंट्रोल करके डिजीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रतिरोधक किस्में जो हैं, रोग की प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में हैं, जैसे Co-29, Co-30, Co-4, A90, A200, विजय, T141, T603, ये कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है, और इस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को उगाने से जो है डिजीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो ये हमारा कंट्रोल मेजर कंप्लीट, और ये डिजीज़ जो है ब्लास्ट ऑफ पैडी, धान का सहसा हमारी रोग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।